Welcome, dear friends. As you know, we that I am making videos for our late bloomers children. और आज का वीडियो जो है वो उन पॉइंट्स के ऊपर फोकस कर रहा है जहाँ पर प्राय कन्फ्यूजन होता है। तो उसी पॉइंट्स को लेकर हम आज ये वीडियो बना रहे हैं। इसके बाद मैं और दूसरे वीडियो बनाऊंगा जो कॉमन में रीडिंग वाला जो तरीका है मेरा कि बच्चों की यही किताब रिकमेंडेड है, बच्चे सारी किताब लेकर आते हैं। तो इन किताबों में जो लाइन बाय लाइन पढ़ने से फ़ायदा ये होता है कि कुछ बच्चे जो उनकी रीडिंग हैबिट्स नहीं है, थोड़ा सा पढ़ते हैं, समझ नहीं आता है तो छोड़ देते हैं। तो वैसे बच्चों के लिए वीडियो फ्रूटफुल होगा। चलिए, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो खुद ही पढ़ लेते हैं बेटा। चलिए, एक्सप्लोर मोर अबाउट यूटिलिटी। अब देखिए, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड विद द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, यूटिलिटी का जो डिक्शनरी मीनिंग है, जो डिक्शनरी में जो होता है, आजकल के बच्चे तो ऑनलाइन डिक्शनरी यूज करते हैं, हम लोग फिजिकल डिक्शनरी यूज करते थे। तो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड विद द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ यूटिलिटी इज गिवन एज यूजफुलनेस। ठीक है, हाउएवर एन इकोनॉमिस्ट, हायर यूटिलिटी डज नॉट मीन ग्रेटर यूजफुलनेस। लेकिन इकोनॉमिस्ट के अनुसार जो हायर यूटिलिटी है, ठीक है, यूटिलिटी का जो मतलब है उपयोगिता, जिसको हिंदी में कहते हैं, तो हायर यूटिलिटी मतलब बहुत ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है, इसका मतलब कि वो चीज़ ज़्यादा यूजफुल होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अ कमोडिटी मे नॉट बी यूजफुल। एक कोई वस्तु, एक कोई कमोडिटी जो है वो यूजफुल नहीं हो, येट इट मे हैव यूटिलिटी, लेकिन उसकी उपयोगिता होगी। फॉर ए पर्टिकुलर पर्सन, एक खास व्यक्ति के लिए ऐसा हो सकता है कि उसका यूजफुल तो नहीं हो, लेकिन उसकी यूटिलिटी उस व्यक्ति के लिए हो जो कंजम्पशन कर रहा है उस वस्तु का, उस सेवा का। फॉर एग्जाम्पल, लीकर इज कंसिडर्ड टू बी हार्मफुल फॉर हेल्थ। जैसे लीकर जो है, शराब, यह हार्मफुल है हेल्थ के लिए, येट इसके बावजूद भी इट मे हैव अ हाई डिग्री ऑफ यूटिलिटी फॉर एन अल्कोहलिक। लेकिन जो अल्कोहलिक व्यक्ति है, जो शराबी है, उसके लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है, तो ये कहना कि जिसमें उपयोगिता है वो यूजफुल भी होगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। सेटिस्फैक्शन वर्सेस प्लेजर। अब यहाँ एक दो वर्ड है, सेटिस्फैक्शन और प्लेजर। ठीक है, सेटिस्फैक्शन मस्ट नॉट बी यू कंफ्यूज विद द प्लेजर। सेटिस्फैक्शन को प्लेजर से कंफ्यूज नहीं करना है। इनफैक्ट सेटिस्फैक्शन नीड नॉट इन्वॉल्व एक्चुअल प्लेजर। सेटिस्फैक्शन जो है एक्चुअल प्लेजर के बराबर हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अ ट्रीटमेंट ऑफ अ पेशेंट फॉर हिज ब्रोकन आर्म इज ए सोर्स ऑफ ग्रेट सेटिस्फैक्शन फॉर द पेशेंट। किसी व्यक्ति का हाथ टूट गया हो, ठीक है, और उसका जो ट्रीटमेंट हो, ठीक है, तो उसको सेटिस्फैक्शन देगा। However, it does not provide him any pleasure। लेकिन उसको ऐसा नहीं कि बहुत मज़ा आ रहा हो, ऐसा नहीं, प्लेजर हो मिल रहा हो, ऐसा नहीं है। As it is merely a relief from pain, क्योंकि द ब्रोकन आर्म्स का जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो उसको रिलीफ दे रहा है। ठीक है, रिलीफ से उसको सेटिस्फेक्शन हो रहा है कि लो मैंने मेडिसिन के ऊपर खर्च किया, दवा के ऊपर खर्च किया, डॉक्टर या नर्स जो भी हैं, तो उसको सेटिस्फेक्शन हो रहा है, लेकिन वो प्लेजर के रूप में हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। ठीक है, यूटिलिटी वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यूटिलिटी का बदलाव देखने को मिलता है। जिस चीज़ से हमको यूटिलिटी मिले, हो सकता है किसी दूसरे में उसको कम मिले या ज़्यादा मिले, ऐसा हो सकता है। ठीक है, यूटिलिटी वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, अ थर्स्टी पर्सन डिराइव मोर यूटिलिटी फ्रॉम वाटर। एक प्यासा व्यक्ति जो है, पानी से उसको ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है फ्रॉम वाटर इन कंपेरिजन टू अ पर्सन हु इज़ नॉट थर्स्टी। एक प्यासे व्यक्ति को पानी से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है वनस्पति की जो प्यासा नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक्सप्लोर किया आज क्या यूटिलिटी के बारे में। यूटिलिटी क्या है, हमको कंफ्यूज नहीं होना है इससे। डिक्शनरी मीनिंग, यूटिलिटी की जो डिक्शनरी मीनिंग है यूजफुलनेस, तो
उससे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, पहला पॉइंट, डोंट गेट कंफ्यूज विद द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, दूसरा है सेटिस्फैक्शन वर्सेस प्लेजर। ठीक है, वो हमारा दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट है यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये हमारा पहला था कन्फ्यूजन जो क्रिएट हो सकता है। चलिए, तो दूसरा जो कन्फ्यूजन का पॉइंट हो जाता है वो ये है कि यूटिलिटी, पहली बात तो यहाँ है यूटिलिटी वर्सेस डिसयूटिलिटी। तो यूटिलिटी का मतलब तो हमने देख लिया है। ठीक है, यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, इट इज अ बॉन्ड सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ द गुड को हम के रूप में इसको डिफाइन करते हैं। डिसयूटिलिटी इज द अपोजिट ऑफ यूटिलिटी। डिसयूटिलिटी क्या है, अपोजिट ऑफ यूटिलिटी। इट रेफर्स टू लॉस ऑफ सेटिस्फैक्शन ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ टू मच ऑफ अ थिंग। ठीक है, इट रेफर्स टू व्हाट, लॉस ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, सेटिस्फैक्शन जो है का नुकसान होता है ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ टू मच ऑफ थिंग। ठीक है, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को आपने कंज्यूम कर लिया, तो टू मच ऑफ लॉस ऑफ। ठीक है, एक्सप्लोर मोर अबाउट मार्जिनलिटी। एक्सप्लोर मोर अबाउट मार्जिनलिटी। पहला क्या, पॉजिटिव मार्जिनलिटी। दूसरा जीरो मार्जिन यूटिलिटी, निगेटिव मार्जिन यूटिलिटी। तो अब पॉजिटिव मार्जिन यूटिलिटी देखिए, यहाँ पर जो है ना ये सब पॉजिटिव मार्जिन यूटिलिटी है। ठीक है, जीरो मार्जिन यूटिलिटी, यहाँ पर जीरो मार्जिन यूटिलिटी लिखा भी हुआ है। निगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी, अब यहाँ से यहाँ ये निगेटिव है, जानते हैं कि हम तो ये हमारा वाई एक्सिस है, ये एक्सिस है और इधर निगेटिव होता है, इधर भी निगेटिव होता है, इधर एक्स निगेटिव, इधर वाई निगेटिव। ठीक है, इधर हमारा क्या है, ये एक्स निगेटिव, तो ये देखिए निगेटिव, ये इधर वाई निगेटिव। ठीक है, इधर तो एक्स पॉजिटिव, इधर नीचे, ये नीचे आ गया तो वाई निगेटिव है। ठीक है, तो जीरो, यहाँ तक जीरो है, यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव और यहाँ से नीचे जीरो। इसी बात को पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी, इफ टोटल यूटिलिटी increases from consumption of additional units of a commodity, then marginal utilities of these units will be positive. If total utility increases, यहाँ देखिए टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी का, इफ टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेज फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। एडिशनल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी ये कंजम्पशन करते जा रहे हैं और इधर हमने टोटल यूटिलिटी को रिप्रेजेंट किया, ये बढ़ती जा रही है। ठीक है, देन मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ दीज यूनिट्स विल बी पॉजिटिव। तो इससे जो मार्जिनल यूटिलिटीज है ये क्या होगा, टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है। ठीक है, हम पानी पीते जा रहे हैं, हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ता जा रहा है टोटल। ठीक है, अंत में हम पानी पीने की इच्छा नहीं होती है। तो ये जो है क्या इंडिकेट करता है कि वो टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है। जब टोटल यूटिलिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे हम कंजम्पशन करते जा रहे हैं, तो उस दौरान क्या होगा कि मार्जिनल यूटिलिटीज घटती होगी, लेकिन वो पॉजिटिव रहेगी। जीरो मार्जिनल यूटिलिटीज, यहाँ पर देखिए मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो गई। इफ द कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कॉजेज नो चेंज इन द टोटल यूटिलिटी। अब यहाँ पर जो है ना एडिशनल यूटिलिटी हम कंज्यूम करेंगे तो टोटल यूटिलिटी में क्या कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, तो जब टोटल मार्जिनल यूटिलिटी में कोई बदलाव नहीं हो, तब वो स्थिति क्या होता है, वो जीरो मार्जिनल यूटिलिटी की स्थिति बनती है। इफ द कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी causes no change in the total utility, then marginal utility of the additional unit is zero. ठीक है, जो एडिशनल यूनिट हमने कंजम्पशन किया उसकी वजह से टोटल यूटिलिटी में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, तब कहा जाएगा कि मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है। ठीक है, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। If the consumption of an additional unit of a commodity causes no change in the total utility, then marginal utility of the additional units is zero. At this level of consumption, total utility is at its maximum. ठीक है, at this level of consumption, total utility is at its maximum. total utility क्या है, अपने मैक्सिमम पर है। यहाँ पर देखिए मैक्सिमम है। ठीक है, जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है तो टोटल यूटिलिटी क्या है, मैक्सिमम है। इसके बाद डिक्लाइन हो जाता है। नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी, if the consumption of an additional unit of a commodity causes fall in the total utility। अब यहाँ से 6 का कंजम्पशन किया तो टोटल यूटिलिटी क्या हो गया, गिर जाती है। यहाँ मैक्सिमम है, इसको नीचे गिर जाती है। If the consumption of an additional unit of a commodity causes a fall in the total utility, it means that marginal utility of that unit
इज नेगेटिव। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, वो नेगेटिव है। नेगेटिव यूटिलिटी इज ऑल्सो नोन एज डिसयूटिलिटी। नेगेटिव यूटिलिटी इज ऑल्सो नोन एज डिसयूटिलिटी। ठीक है, अच्छा इसी पॉइंट को जो देख रहे हैं, अब देखिए टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का जो संबंध है, जिसकी चर्चा भी हमने ग्राफ से किया था, अब उसी को देखिए। हम आइसक्रीम है यहाँ पर लिया गया है, आइसक्रीम का कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है और आइसक्रीम से मिलने वाली यूटिलिटी बढ़ती जा रही है, और एक समय ऐसा आएगा कि आइसक्रीम खाने की इच्छा नहीं होगी। देखिए 20, 20, 36, 46, 50, 50, 50। और वहाँ पर कहा है कि जब आप एडिशनल यूनिट कंजम्पशन कर रहे हो, फोर्थ पर आए तो आपका टोटल यूटिलिटी क्या है 50, और फिफ्थ पर आए तो क्या है, टोटल यूटिलिटी में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। फोर्थ यूनिट पर भी ये 50 है और फिफ्थ यूनिट पर भी 50 है, मतलब टोटल यूटिलिटी में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। इसका मतलब ऐसे समय में क्या, मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगा। ठीक है, अब जब एडिशनल यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, 5 से 6 पर आ गए, ठीक है, तब क्या होगा, टोटल यूटिलिटी डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में कहा जाएगा कि मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव है। जब तक हम कंजम्पशन कर रहे हैं, टोटल यूटिलिटी बढ़ता जा रहा है और मैक्सिमम पहुंच जा रहा है 50 मैक्सिमम है। इसके बाद यहाँ देखिए डिक्लाइन हो रहा है, तो 50 मैक्सिमम पहुंच जा रहा है, तो टोटल मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन एडिशनल यूनिट कंजम्पशन करने के बाद टोटल यूटिलिटी में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, 50 का 50 रह रहा है, तब कहा जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी 0। और फिर एडिशनल कंजम्पशन करें और टोटल यूटिलिटी घट जाए तो कहा जाएगा कि मार्जिनल यूटिलिटी माइनस होगा। इसी पॉइंट को ग्राफ से भी दिखाया गया था। इसी से जुड़ा एक कॉन्सेप्ट है, जिससे जो भी हम कंजम्पशन करते जाते हैं तो उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी घटती जाती है। कहीं भी आप देखोगे तो आपको ये, और ग्राफ इससे पहले आपने देखा ही था, इधर घटती जा रही है, अपने ग्राफ पहले देखा ही था। लेकिन यह पॉइंट, एक क्वेश्चन आता है, कई बार आ चुका है। देखिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि एज यू कंज्यूम द सेम कमोडिटी ऑफ हैविंग सेम नेचर, शेप, साइज, टेस्ट, एवरीथिंग सेम। अगर हम कोई खाने वाली वस्तु कंज्यूम कर रहे हैं, तो इफ़ वी आर कंज्यूमिंग द सेम कमोडिटी, ठीक है, कंटिन्यूसली, देन उस यूटिलिटी डिराइव इज डिमिनिशिंग इन नेचर, तो वो घटते हुए देखिए, ठीक है। ये क्या बताता है कि हम जैसे जैसे कंजम्पशन करते आते हैं, वो एक एडिशनल यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन जो है वो घटता जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है 0 MU पॉइंट ऑफ सैटिटी। हम बस इस पॉइंट को एक्सप्लेन करना चाहते थे। व्हाट इज पॉइंट ऑफ सैटिटी? पॉइंट ऑफ सैटिटी क्या होता है, बस हम इसको यहाँ बताना चाहते थे। ठीक है, इसको ध्यान, ठीक है, पॉइंट ऑफ सैटिटी। तो यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाता है, वो पॉइंट ऑफ सैटिटी होता है। इस पॉइंट ऑफ सैटिटी के बाद मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ सैटिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन जो है लॉ ऑफ DMU से संबंधित होता है, ये विजिबल नहीं है। चलिए, ठीक है, तो यहाँ एक्सप्लोर जो है मार्जिनल यूटिलिटी का गिरना, ये एक कारण है और इसके पीछे वजह है ये लॉ DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये साइकोलॉजिकल है और इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। एक्सप्लोर मोर अबाउट लॉ ऑफ DMU। ठीक है, MU में इंक्रीज इनिशियली, ये क्या कहता है, हम शुरू से हम मानते चले आ रहे हैं कि जैसे जैसे हम कंजम्पशन करते हैं वैसे वैसे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजिंग होती है। जितने भी आपने ग्राफ देखे या टेबल में देखा, आपने सब जो उसकी वैल्यूज को घटते हुए देखा है, ग्राफ को नीचे आते हुए देखा है, लाइन को नीचे आते हुए देखा आपने। यहाँ क्या कहता है कि MU में इंक्रीज इनिशियली इन सर्टेन सिचुएशंस, MU में इंक्रीज। फॉर एग्जांपल, अ थर्स्टी पर्सन मे मोर सेटिस्फाइड विद द सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन। ऐसा हो जाता है, ठीक है, लेकिन फिर भी इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस, बट इकोनॉमिस्ट नॉर्मली एज्यूम्स, यहाँ पर यही पॉइंट इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिस्ट नॉर्मली एज्यूम्स दैट MU कंटिन्यूसली फॉल्स। ठीक है, पहले ग्लास दूसरे ग्लास में ऐसा अंतर हो सकता है, लेकिन इसके बाद तो ये गिरना ही गिरना होता है। इसलिए इसको मान लिया गया है कि जैसे जैसे हम कंजम्पशन करते हैं मिलने वाली उपयोगिता घटती जाती है, डिमिनिशिंग होती है। नो इंडिकेशन अबाउट द रेट ऑफ फॉल इन MU। लॉ ऑफ DMU सेज
नथिंग अबाउट द रेट ऑफ डिक्लाइन ऑफ एमयू। रेट की कोई बात नहीं होती है कि किस रेट से गिरेगा ये, ठीक है। इट डज नॉट स्पेसिफाई वेदर एमयू फॉल्स एट अ स्लो और अ फास्ट रेट और वेदर इट डिक्लाइंस एट अ यूनिफॉर्म और अ वेरिएबल रेट। तो कोई रेट की बात नहीं हो रही कि कांस्टेंट आएगा, एक ही दर से एक ही रेट से गिरेगा, या बहुत तेज़ गिरेगा या बहुत स्लो होगा, ऐसा कुछ भी बात नहीं करता है, बस गिरता है, बस दैट्स ऑल। इट जस्ट स्टेट्स दैट एमयू फॉल्स विद द इंक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ अ गिवन कमोडिटी। जैसे जैसे कंजम्पशन करते जाएंगे उससे मिलने वाली यूटिलिटी घटती जाएगी। सिनोनिम्स ऑफ अ लॉ ऑफ डीएमयू, इट इज ऑल्सो नोन एज फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन और फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ। सिनोनिम्स ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू, ठीक है। इसको और भी क्या नाम से जानते हैं? फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है, संतुष्टि का मूलभूत नियम, और फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ, और मूलभूत जो है साइकोलॉजिकल लॉ है, मनोवैज्ञानिक नियम है लॉ ऑफ डीएमयू, ठीक है। मतलब जैसे जैसे आप मतलब फील होता है, अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग वेरी करेगा, तो ये साइकोलॉजिकल है, हर व्यक्ति की साइकोलॉजी अलग होती है, ठीक है। तो उसके अनुसार उसके कंजम्पशन करने पर मिलने वाली मार्जिन यूटिलिटी में जो गिरावट होगी वो अलग अलग होगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, मैंने डिस्कशन किया। अब यहाँ एक और, जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो वहाँ पर एक जो प्रायः कन्फ्यूजन होता है वो होता है यूटिल्स को लेकर। तो यूटिल्स को हम पहले बता चुके हैं कि यूटिल्स जो है यूटिलिटी को मेजर करने का एक साइकोलॉजिकल तरीका है, एक यूनिट के रूप में इसको डेवलप किया गया है। यूटिलिटी को मेजर करने के लिए यूटिल्स क्या है? यूटिलिटी को मेजर करने का एक यूनिट है जो कि साइकोलॉजिकल है। तो यूटिल्स की वजह से जो है, जो कि इमेजनरी और साइकोलॉजिकल है, उसका यूज होता है। तो उसको हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे कि जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तब ये पॉइंट प्राय बच्चों को कंफ्यूज करता है। तो उसी पॉइंट को, जैसे हम कार्डिनल अप्रोच में यूटिलिटी को हम दो तरीके से मेजर करते हैं, एक सिंगल कमोडिटी मॉडल और एक डबल कमोडिटी मॉडल का केस होता है। दो केस हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को मेजर करने के। तो सिंगल कमोडिटी मॉडल में हमने पहले बताया हुआ है क्लास में कि MUX इक्वल टू PX हम दिखाते हैं, और फिर दिखाते हैं कि MUX बाई PX इक्वल टू MUM। तो यहाँ पर जो MUM है उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X डिवाइड बाई प्राइस ऑफ X। तो हम, क्योंकि जब हम ये प्राय कहते हैं कि इक्विलिब्रियम वहाँ होगा जहाँ पर हमारा सेक्रीफाइस गेन के बराबर हो जाए। जब कंज्यूमर प्राइस पे करता है तो वो सेक्रीफाइस करता है, और यूटिलिटी जब कंजम्पशन करता है, जो चीज़ें परचेज करता है, उससे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन होता है तो उसका गेन होता है। तो सेक्रीफाइस और गेन को बराबर होना है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, तब यहाँ पर जो कन्फ्यूजन होता है बच्चों को उसको हम दिखाने का। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एक टेबल है, देखिए यहाँ प्राइस ऑफ X लिया गया है, इसको कांस्टेंट मान लिया गया है, ठीक है। और मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, ठीक है। इसी यूटिल्स को हम की वजह से जो कन्फ्यूजन होता है उसी को हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। मार्जिनल यूटिलिटी इन MUX रुपीज़ के टर्म में यहाँ लिखा गया, यहाँ रुपीज़ लिखा गया है, ठीक है। अब ये कैसे हुआ? तो जब हमने यूटिल्स को डिवाइड किया इससे, रुपी ये यूटिल्स, ठीक है, 20 डिवाइड बाई 1, तो ये रुपीज़ के टर्म में कन्वर्ट हुआ। ये कन्वर्जन कैसे हुआ, इसी को हमारा, यही हमारा फोकस है। चलिए तो हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। देखिए मार्जिन यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, मार्जिन यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, जो वहाँ पर डिवीजन हुआ उसी को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि हम क्यों करते हैं मार्जिन यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। क्योंकि हम पैसा जो है, प्राइस, वो मनी के टर्म्स में दे रहे हैं, और मनी के टर्म्स में ही हम यूटिलिटी को जब कन्वर्ट करेंगे तभी हम ये शो कर सकते हैं कि दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पर मार्जिन यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी क्या है? मार्जिन यूटिलिटी इन यूटिल्स, ठीक है। मार्जिन यूटिलिटी इन यूटिल्स को हम जो डिवाइड करते हैं मार्जिन यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी, ठीक है, MUM। तो मार्जिन यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी से डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू आता है वो होता है मार्जिन यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। तो ये बात हमको, यही मैं बताना चाह रहा था कि कैसे होता है और यहाँ पर क्यों किया गया है, ठीक है। टू डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम पॉइंट, कंज्यूमर कंपेयर्स द प्राइस of the given commodity with its utility satisfaction, ठीक है। Being a rational consumer, he will be at equilibrium when marginal utility is equal to price paid for the commodity, ठीक है। अब इसी कन्वर्जन को, we know marginal utility is expressed in utils and price is expressed in terms of money। देखिए ये पॉइंट है, marginal
यूटिलिटी इज एक्सप्रेस्ड इन यूटिल्स, जो कि इमेजनरी है और साइकोलॉजिकल है, एंड प्राइस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ये जो डिफरेंस है, इसी डिफरेंस को मिटाने के लिए फॉर्मूला यूज होगा। हाउएवर मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस कैन बी इफेक्टिवली कंपेयर्ड ओनली व्हेन marginal utility and price can be effectively compared only when both are stated in the same unit। यही पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ। Therefore, marginal utility in utils is expressed in terms of money। तो marginal utility को मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस करने के लिए ये फॉर्मूला marginal utility in terms of money is equal to marginal utility in utils divided by marginal utility of 1 rupee MUM। Marginal utility of 1 rupee is the extra utility obtained when an additional rupee is spent on other good। तो marginal utility of 1 rupee क्या है? Is the extra utility obtained when an additional rupee is spent on other goods। ठीक है, as a utility is a subjective concept and differs from person to person, it is assumed that a consumer himself defines the MU marginal utility of 1 rupee in terms of satisfaction from bundle of goods। यहाँ क्या कहता है कि as utility is subjective, जैसा कि ये मालूम है कि यूटिलिटी क्या सब्जेक्टिव है, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इट इज एज्यूम्ड, ये मान लिया गया है, ये मानता है, इसको मान लिया गया है कि इट इज एज्यूम्ड दैट द कंज्यूमर हिमसेल्फ, कि एक कस्टमर जो है, कंज्यूमर जो है वो खुद ही डिफाइन करेगा, खुद ही बताएगा कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी क्या है इन टर्म्स ऑफ सेटिस्फेक्शन फ्रॉम बंडल ऑफ गुड्स। जो बहुत सारी वस्तुएं कंज्यूम करता है तो उस वस्तु के लिए उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, पैसे की मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। ठीक है, ओके, तो यही पॉइंट है। और इसी पॉइंट का आपने एप्लीकेशन यहाँ देखा कि मार्जिनल यूटिलिटी यूटिल्स में है और इसको मनी के टर्म्स में कन्वर्ट किया गया है। तो कैसे कन्वर्ट किया गया है कि मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटिल्स डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी, कि 1 रुपये का मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। तो दोनों यूटिल्स, तो ये 20 डिवाइड बाई 1, 16 डिवाइड बाई 1। अब ये जो है मनी टर्म्स में आ गया। ठीक है, और हमारा पैसा भी मनी टर्म्स में है। ठीक है, तो हम अब कंपेयर कर सकते हैं। 20 - 10 हमने किया, ठीक है, 16 - 10 किया, और यहाँ लिखा है कंज्यूम MUX इक्वल टू PX। तो ये MUX और PX क्या, ये भी मनी टर्म्स में हो गया और ये भी मनी टर्म्स में हो गया। देखिए इस पॉइंट में, देखिए मनी टर्म्स में कन्वर्ट किया, तो ये और ये जो पॉइंट है ये MU है, दोनों एक नहीं है। ये वैल्यू बड़ी बराबर है, लेकिन ये हम इसकी बात कर रहे हैं, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है रुपीज़ के टर्म्स में। तो ये हमारे, आई होप इट इज़ वेरी मच कन्फ्यूज्ड points and that I tried to explain this points of confusion। तो इस वीडियो का पर्पस था कि जो भी हमारा कन्फ्यूजन का पॉइंट्स है, और इस तरह के और भी पॉइंट्स एक्सप्लोर करूंगा मैं, जहाँ पर मुझे लगता है कि बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, जहाँ पर कन्फ्यूजन, आपको जो भी कन्फ्यूजन होने वाला था उसको मैंने दूर करने का प्रयास किया। थैंक यू।